तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइए कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही कर पाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस की, बी ऑप्शन है अवतल लेंस की, सी ऑप्शन है समतल लेंस की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अवतल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है मथुरा में, बी ऑप्शन है बरौनी में, सी ऑप्शन है डिगबोई में, डी ऑप्शन है गुवाहाटी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये डिगबोई में स्थित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। ए ऑप्शन है मुंबई से पुणे, बी ऑप्शन है पुणे से अहमदाबाद, सी ऑप्शन है मुंबई से थाने, डी ऑप्शन है हावड़ा से खड़गपुर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है डेंगू, डी ऑप्शन है मलेरिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो त्वचा कैंसर रोग उत्पन्न होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि पराबैंगनी किरणों को कौन छानता है। तो ओजोन छानता है, और ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। तो साथ में ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 1 से कटेगा और खुद 8 से कटेगा, और साथ में ये 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या होगा। 9 देखिए ये 1 से कटेगा और खुद 9 से भी कटेगा, और साथ में 3 से भी कट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे भाज्य संख्या। और 11 देखिए 1 से कटेगा और खुद 11 से कटेगा, और ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो 11 है वो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए 11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है किलोवाट घंटा,
बी ऑप्शन है कूलम्ब, सी ऑप्शन है ओम मीटर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कूलम्ब को किससे सूचित करते हैं, तो सी से सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, ये आपको याद रखना है। और विद्युत विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। ए ऑप्शन है भारत ने, बी ऑप्शन है नेपाल ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है अब जापान ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने की, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी रहता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। ए ऑप्शन है पर्वत को, बी ऑप्शन है पठार को, सी ऑप्शन है हिमछादित शिखर को, डी ऑप्शन है मैदान को। तो मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है, तो हिमछादित शिखर को दर्शाता है, यानी बर्फ से ढके शिखर को दर्शाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितना हल होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर एक आलेख प्रतिच्छेदी है तो इसका कितना हल होगा, ये आपको बताना है। तो ये कितने जगह पे काट रही है लाइन को, तो एक जगह पे काट रही है, तो इसका हल कितना होगा, तो केवल एक होगा, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो समानांतर आलेख होता है ये एक दूसरे को लाइन कभी भी नहीं काटती है, इसीलिए इसका हल कितना होता है, 0 होता है, यानी कोई भी हल नहीं होता है। और जो संपाती होता है वो एक दूसरे के प्रत्येक जगह पे काटती है, इसीलिए इसका हल कितना होता है, अनंत होता है, अनगिनत होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। जो आलेख प्रतिच्छेदी होगा उसका एक हल होगा, और जो समानांतर होगा उसका एक भी हल नहीं होगा, और जो यहाँ पे संपाती होगा उसका अनंत हल होगा, अनगिनत हल होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है एम मीटर का, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्युत फ्यूज का होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन है यमुना नदी पर, सी ऑप्शन है महानदी पर, डी ऑप्शन है गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये महानदी पर स्थित है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये ओडिशा में स्थित है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटक, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है सर्वहारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं, तो अपघटक कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वपोषी किसे कहते हैं, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं, जैसे हो गए पेड़ पौधे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14
14 नंबर प्रश्न संस्कृत का है। यहाँ पे देखिए, आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 3 लोग, बी ऑप्शन है 5 लोग, सी ऑप्शन है 4 लोग, डी ऑप्शन है 6 लोग। तो आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो जो 4 आलसी थे वो नहीं भागे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है फिनलैंड को, सी ऑप्शन है डेनमार्क को, डी ऑप्शन है अमेरिका को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो डेनमार्क को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पवने सबसे अधिक हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पवन चक्कियां होती हैं उनको चलने के लिए हवा की चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगर इससे कम होगा तो पवन चक्की नहीं चल पाएगा। और सबसे अधिक पवन चक्की कहां होता है, तो डेनमार्क में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है जूट, सी ऑप्शन है तंबाकू, डी ऑप्शन है गेहूं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो जो गेहूं है ये क्या है, व्यावसायिक फसल नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि रबी फसल कौन होता है, तो रबी फसल गेहूं होता है। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न संस्कृत का है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि -8 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक चतुर्थांश। यहाँ पे देखिए ये y अक्ष हो गया और ये क्या है x अक्ष, और ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया हमारा चौथा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला होता है इसमें दोनों ही प्लस होता है, x y दोनों ही प्लस होता है। और यहाँ पे दूसरे में x माइनस होता है और y क्या होता है, प्लस होता है। तीसरा में दोनों ही माइनस होता है। और चौथा में देखिए यहाँ पे y क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन x प्लस में होता है। तो यहाँ पे प्लस और क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु है और इसका यहाँ पे नियामक दिया हुआ है, एक -8 है और एक क्या है यहाँ पे 6। तो जो पहला होता है वो x का मान होता है और जो दूसरा होता है वो y का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए x किस में है, माइनस में है, और y किस में है, प्लस में है। तो x यहाँ पे माइनस में पहला वाला x होता है, तो x यहाँ पे माइनस में और y क्या है यहाँ पे प्लस में है। तो ये दूसरे चतुर्थांश में है, यानी यहाँ पे द्वितीय क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए 19 नंबर प्रश्न, आप 19 नंबर भी प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ये किसका है, तो ये है संस्कृत का कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। ए ऑप्शन है मित्रता, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति और कलह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, तो अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। ए ऑप्शन है 50 HZ, बी ऑप्शन है 60 HZ, सी ऑप्शन है 100 HZ, डी ऑप्शन है 80 HZ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 HZ होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, और हर्ट्ज को किससे सूचित करते हैं, तो HZ से सूचित करते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर।
21 नंबर प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है कांडला में, बी ऑप्शन है चेन्नई में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है कोलकाता में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न गणित का है। यहाँ पे देखिए यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे थीटा का मान कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे जो थीटा है इसके जगह पे हम 30 डिग्री रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 cos 2 थीटा। यहाँ पे 2 cos 2 थीटा है, तो यहाँ पे लिख दिए 2 cos 2 थीटा। अब थीटा के जगह पे आपको कितना लिखना है, 30 डिग्री लिखना है, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 cos, यहाँ पे 2 गुणे और थीटा का मान क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या कराना है, गुणा कराना है, तो 2 cos 30 डिग्री का मान यहाँ पे देखिए 30 दूनी कितना होता है, यहाँ पे 60 डिग्री। अब यहाँ पे आपको बताना है कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 गुणे और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा है, यहाँ पे 1 बचा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर भी प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि महान से भी महान क्या है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि 100x बराबर 50 हो तो 10 - x बराबर होगा। यहाँ पे आपको दिया क्या है, यहाँ पे दिया है 100x बराबर, यहाँ पे क्या दिया है, 50 दिया है। तो बोल रहा है कि इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे x का मान पता रहता तो यहाँ पे रख देते और हमारा आंसर निकल जाता, इसीलिए ये दिया है। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 100x बराबर 50 दिए, तो यहाँ पे 100 गुणा कर रहे हैं, तो इधर जाके क्या कर देगा, भाग कर देगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 50 और बट्टा के नीचे हो जाएगा 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी x का मान कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। तो बस अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x का मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 10 - x है, तो 10 और x के जगह पे कितना लिखेंगे, 1/, यहाँ पे 2 लिखेंगे। और ये यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बट्टा के घटाव है, तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, 2 होगा। 2 से ये 1 से ये 2 बार में भाग लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी 20 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19/, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर। 25 नंबर भी प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। 25 नंबर प्रश्न है कि x² + 2x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा + 4 बीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोल रहा है कि इस जो बहुपद है इसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, तो 4 अल्फा + 4 बीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 अल्फा + यहाँ पे 4 बीटा। अब यहाँ पे देखिए ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन दोनों में देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 को दोनों में से क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, यानी बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा अल्फा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बीटा। तो अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन गया, ये क्या होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है -b/a होता है। अब यहाँ पे आपको b का मान रखना है और यहाँ पे a का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करेगा वो a होगा, और जो केवल x में गुणा करेगा वो क्या होगा, यहाँ पे b होगा, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो c होगा। तो यहाँ पे देखिए x² में क्या गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, और जो x में गुणा करते हैं वो b होता है। तो यहाँ पे देखिए x में कौन गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, यानी यहाँ पे b का मान कितना है, 2 है, और यहाँ पे देखिए c का मान कितना है, 1 है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, रखना है, यहाँ पे देखिए 4, और यहाँ पे पहले से माइनस है, तो -b का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 2, और यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, आप लोग देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 1। अब यहाँ पे देखिए 4
और ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा के चिन्ह, और यहाँ पे देखिए -2/1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे -2, और यहाँ पे क्या है आगे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी -8 यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि मां के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मां के रुधिर से किसे पोषण मिलता है। ए ऑप्शन है भ्रूण को, बी ऑप्शन है गर्भाशय को, सी ऑप्शन है ग्रीवा को, डी ऑप्शन है शुक्राणु को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मां के रुधिर से किसे पोषण मिलता है, तो भ्रूण को मिलता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है क्रोधी, बी ऑप्शन है दानी, सी ऑप्शन है कृपण, डी ऑप्शन है शांत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो दानी था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है। ए ऑप्शन है निर्वात रहता है, बी ऑप्शन है वायु भरा रहता है, सी ऑप्शन है निष्क्रिय गैस भरा रहता है, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस भरा रहता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है, तो विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है, ये आपको याद रखना है। और जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, तो ये साथ में आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ये आपको याद रखना है। और जो जल होता है वो उदासीन होता है, और जल का भी पीएच मान कितना होता है 7 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जनित्र, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है एमीटर, डी ऑप्शन है मोटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 30 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, अब आप यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए आपका कितना सही हुआ। अगर आपका यहाँ पे 28 प्लस सही होता है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है, और इसी तरह आपको तैयारी करना है। और यहाँ पे देखिए जिन बच्चों का यहाँ पे 25 से नीचे आता है तो उनको अभी तैयारी करने की जरूरत है। तो आप लोग जिनका 25 से नीचे आ रहा है तो प्लीज आप लोग जानते हैं कि हमारा कितना आया, तो आप लोग यहाँ पे तैयारी करने का और प्रयास कीजिए, तभी आपका यहाँ पे काफी अच्छे नंबर आ पाएगा। तो हमारे बातों का आप लोग ध्यान रखिए और रिवीजन आप लोग करते रहिए, रिवीजन करना काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि बिंदु P 6-5 का भुज का मान होगा। यहाँ पे एक बिंदु दिया है P और यहाँ पे देखिए 6 और -5 में भुज का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो इसका जवाब पहले इसको आपको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद जो भी इसका जवाब है वो आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में देना है। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए चैनल को सब्सक्राइब अभी आप नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।